वॉल्यूम से डी वी जितना उस एक पार्टिकल का, मान लेते हैं एक ही पार्टिकल अंदर घुसा एक डी टी टाइम में, तो उस एक पार्टिकल का जितना वॉल्यूम होगा जो अंदर गया एंड उस साइड से निकला, उस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा A1 V1 dt, और दूसरे साइड से भी वही निकल रहे हैं, वो इक्वल होगा A2 V2 dt के। ये तो हमें पहले से पता है। A1 थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, A1 V1 dt इज इक्वल टू A2 V2 dt, ये तो हमें पहले से पता है। और ये क्या है, वॉल्यूम है उस एक पार्टिकल का जो आया है, ये वही पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, ये उसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क डन सब कुछ पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं एक बार। तो एक बार इस वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के, ठीक है। तो इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये A1 V1 dt चल जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे A1 V1 dt लिखा हुआ था, ये पूरा कट जाएगा, A2 V2 dt कट जाएगा, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब इक्वेशन को वापस से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी जगह करके। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू mg डेल्टा h, जितना उनकी हाइट में डिफरेंस था डेल्टा h, प्लस हाफ m बाई वी है, यहाँ पे m बाई वी है ना, मास पर अपन ने पूरा वॉल्यूम से डिवाइड किया, प्लस हाफ m बाई वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो गई, मास ऑफ पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ये डेंसिटी हो गई, ये भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गई। तो अब टर्म्स डेल्टा एच को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, H2 माइनस H1, ये पॉजिटिव होगा, H2 ऊपर था H1 नीचे था, तो ये पॉजिटिव होगा mg डेल्टा एच। तो इस चीज़ को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो आ जाएगा P1 प्लस ये H1 वाला नेगेटिव टर्म है, इसको इस तरफ ले आऊँगा, रो जी H1 प्लस हाफ रो, ये V1 स्क्वायर वाला यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वलिटी के उस साइड है नेगेटिव, तो इस साइड लाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये हाफ है इज इक्वल टू P2, यहाँ नेगेटिव है उस तरफ ले जाऊंगा, यहाँ रो जी एच है, यहाँ हाफ रो वी स्क्वायर, सब पॉजिटिव है, तो P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये इक्वल आ गए। कोई भी दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, रैंडम हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए थे, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आई, अच्छे से लिखते हैं, जो बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है P1 मतलब P, कोई भी एक पॉइंट पे प्रेशर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट होती है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। इसमें एक एक टर्म्स को हम समझते हैं। पहले हम वर्क डन को देखते हैं। वर्क डन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम इस वर्क डन को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। एक बार सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप सिर्फ देखो, वर्क डन फोर्स पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ एक मिनट ये क्या मैंने सॉरी प्रेशर लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी गलत लिख दिया था। देन हम वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम होता है, ये dl की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट है, और वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो तो लेंथ के क्यूब से आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या आ गया, फोर्स
वन लेंथ का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर होता है। तो अब ये हम बोल सकते हैं ये वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। फर्स्ट जो टर्म है ये वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, ये पहली चीज। दूसरी चीज लिखी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी के ई लिख देते हैं, के ई पर यूनिट वॉल्यूम। और ये थर्ड चीज़ है एम जी एच पर यूनिट वॉल्यूम, एम जी एच पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, तो ये रो जी एच हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो फाइनल इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन नहीं है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये वर्क डन नहीं है, ये वर्क एनर्जी है जो वो फ्लूइड में स्टोर्ड है जितना वो काम कर सकती है। ये वर्क एनर्जी है, ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। एंड ये होना भी चाहिए था, मतलब अगर स्टेडी फ्लो, हमने जो जो अजम्पशंस ली है, स्टेडी फ्लो लिया है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट ली है, तो इसके लिए अगर कोई भी दो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करूँ तो इसके बीच का हम मान सकते हैं ना। अभी हमने देखा कि इसके बीच का फ्लूइड हम यहीं पे है ऐसा मान सकते हैं। इस जगह से जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है, तो हम मान सकते हैं ये वाला फ्लूइड, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइंड है, वेलोसिटी हर एक पॉइंट की डिफाइंड है, तो काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पे जितनी है वो कांस्टेंट है, इनका समेशन भी कांस्टेंट है। ये एक कांस्टेंट हाइट पे है, इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी पॉइंट का कांस्टेंट है। प्रेशर हमने स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन में बोला था कि डिफाइंड है हर एक पॉइंट का, P1 है तो P1 है, P2 है तो P2 है, हम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी मैं ऐसे दो स्लॉट्स ले लूँ तो बीच में ना तो कोई भी पॉइंट का प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी पर मतलब प्रेशर एनर्जी फ्लूइड की चेंज नहीं हो रही, या वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो उनमें स्टोर्ड है, या प्रेशर एनर्जी आप बोल सकते हो, प्रेशर एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही टोटल वॉल्यूम की, ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही। क्या आप मान सकते हो कि ये यही है, इसके यहाँ से मटेरियल आ रहा है वो यहाँ चल जा रहा है, लेकिन ये आप मान सकते हो कि यहीं पे है। उसके लिए वो कांस्टेंट हम इंट्यूटिवली भी बोल सकते थे। इस इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ये हमें स्टेडी एंड रो कांस्टेंट मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के स्टडी में बहुत काम आएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स के तो क्वेश्चन इस ही इक्वेशन पे से होंगे काफ़ी। एंड दूसरी इक्वेशन हो गई ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो इक्वेशन हो गई, इनसे ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हमें एरिया तो हम मेजर कर सकते हैं ना, अलग अलग पाइप है तो बाहर से एरिया मेजर कर सकते हो आप। टेप लेके आप डायमीटर मतलब सर्कमफेरेंस निकालो, डायमीटर एंड एरिया आप सब निकाल सकते हो, तो एरिया आप मेजर कर सकते हो। तो एरिया यूजुअली क्वेश्चन में गिवन भी होता है, अगर हम मेजर कर सकते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है एरिया। तो वेलोसिटी हम अलग अलग पॉइंट की इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं अगर हमें कोई एक पॉइंट की पता है तो। एंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकें। देन बाकी किसी पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए हम हाइट तो मेजर कर ही सकते हैं। हाइट का डिफरेंस ही चाहिए हमें तो दो पॉइंट के लिए, क्योंकि एक पॉइंट का हमें सब कुछ पता है। मतलब अगर हमें एक पॉइंट का सब कुछ पता है तो हम बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन ये दोनों की मदद से सारे पॉइंट की प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब इसकी मदद से आपने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी यहाँ डाल दी, हाइट आप मेजर कर सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो। तो ये दोनों इक्वेशन से हम फ्लूइड में पॉइंट्स की वेलोसिटी एंड ऑल वेलोसिटी प्रेशर सब डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेडी फ्लो में दो ही चीज़ तो बचे थे हमारे,
स्टेडी फ्लो में रो, टी, वी एंड पी, ये 4 चीज़ों की बात की गई थी। हमने मान लिया था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो ये हर जगह सेम होगा। तो डेंसिटी तो आप छोटा सा सैंपल ले लो फ्लूइड का ही सैंपल चाहिए, इवन कोई मूविंग फ्लूइड भी नहीं चाहिए। फ्लूइड का सैंपल लो, मास और वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी निकालो। टेम्परेचर एक बार मेजर कर लिया हमने, टेम्परेचर बोला तो कांस्टेंट ही रहेगा। एंड वेलोसिटी एंड प्रेशर हम 2 इक्वेशंस जो हमने अभी निकाली उनसे निकाल सकते हैं। अब बर्नौली होने के बाद टॉर्सलीज लॉ, ये भी एक लॉ है। लॉ का मतलब इनके प्रूफ नहीं होते एक्चुअली, अब तो हम प्रूफ कर सकते हैं। जिस ज़माने में ये इक्वेशन दी गई थी उस ज़माने में इन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था या प्रूव कर नहीं पाए थे। बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिला एंड वो पब्लिश कर दिए, तो उसका नाम लॉ होता है। थ्योरम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम टॉर्सलीज लॉ को मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब जिस ज़माने में टॉर्सली ने काम किया था उस ज़माने में नहीं कर सकते थे, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इसको टॉर्सलीज थ्योरम नहीं बोलते, टॉर्सलीज लॉ बोलते हैं। इन्होंने बताया था अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पे एक आउटलेट है, ठीक है, एंड इस पर फ्लूइड भरा हुआ है पूरा। यहाँ पॉइंट पे प्रेशर P है, P1 है, एंड बाहर का प्रेशर P एटमॉस्फेयर PA मानते हैं। ये डायग्राम थोड़ा छोटा इनसाइड में बना लेते हैं, गलत जगह बना लिया। उन्होंने बोला था कि अगर बना लेते हैं एक बार, पहले लॉ देख लेते हैं क्या था, उसके बाद हम उसको मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। अगर ये चेम्बर बंद हो ना हो वो तो हम देख लेंगे। यहाँ P1 है एंड यहाँ PA है एटमॉस्फेरिक। तो टॉर्सलीज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ की वेलोसिटी V2 एंड V1, एरिया A1 एंड इसका एरिया A2 है। तो अगर A1 बहुत बड़ा होता है A2 से, अगर A1 इज़ मच ग्रेटर देन A2, तो वेलोसिटी हम प्रेशर डिफरेंस के टर्म में वेलोसिटी बता सकते हैं। एंड अगर ये ऊपर से ओपन है, इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी PA है। तो दोनों का प्रेशर सेम है एंड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी 2 हो जाएगी √2GH, जहाँ H ये हाइट है टॉप मोस्ट पॉइंट की, मतलब फ्लूइड जहाँ तक भरा हुआ है उस पॉइंट तक की हाइट H इस आउटलेट से। तो V2 जो एफ्लक्स निकलेगा यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी हम डायरेक्ट इस लॉ से बता सकते हैं, अगर ऊपर से ओपन है। ऊपर से क्लोज की भी वेलोसिटी हम बता सकते हैं। अगर ऊपर से क्लोज्ड है, यहाँ पे प्रेशर P1 होता तो उसकी वेलोसिटी होती है 2G/ρ P1 माइनस PA का अंडर रूट। ये वेलोसिटी तब होती है जब इसके कंपेयर में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा 2GH, हाँ ये पूरी इक्वेशन है। ये पूरी इक्वेशन है। अगर ये चीज़ कंपेयर कर नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हाइट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर P1 बाहर के प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। जैसे एक रॉकेट के केस में रॉकेट का जो फ्यूल टैंक होता है, अब उसके बाहर तो स्पेस है या फिर अपर एटमॉस्फेयर है। तो क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर बहुत कम है और यहाँ पे तो उसको बहुत दूर जाने के लिए फ्यूल स्टोर करना है। तो यहाँ पे तो हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल पड़ा होता है, ऑक्सीजन एंड अदर जो गैसेस होती है, बर्निंग गैसेस हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में पड़ी होती है यहाँ पे। तो ये P1 तो बहुत ज़्यादा होता है PA के कंपेयर में। तो ये जो टर्म होता है ये 2GH, हाइट का डिफरेंस तो कितना 100 मीटर, G ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 मीटर होगा, वो भी हाँ ठीक है 60-70 मीटर होगा, G भी 10 लेंगे। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती इसके कंपेयर में।
इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको नेगलेक्ट करके हम निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से फ्यूल निकलेगा, ये उसमें काम आते हैं। अब हमें बर्नौली इक्वेशन भी पता है, तो हम फ्लोइंग फ्लूइड्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम इस लॉ को प्रूव करने की ट्राई करते हैं। ये अभी ऊपर से क्लोज्ड है एंड फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ का प्रेशर P1 है एंड यहाँ पे एक आउटलेट है जिसके बाहर प्रेशर P2 मान लेते हैं। अभी सब कुछ अपन रैंडम मान लेते हैं। P2 V2 एंड A2 है एंड यहाँ का P1 V1 A1। एरिया इसका है, ये एरिया टैंक का एरिया है, ये जो टैंक है उसका एरिया A1 है। ये जो पाइप का एरिया है, जो पाइप का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये A2 है। जो टैंक का ये वाला एरिया ये A1 है, ठीक है, ये A2 है। देन अब मास कहीं से क्रिएट तो हो नहीं रहा, यहाँ से अगर पानी निकल रहा है तो पानी का लेवल कम भी तो होगा टंकी में। अगर ये टंकी है, यहाँ से पानी आप छोड़ रहे हो तो पानी कम भी होगा ना। तो ये पानी V1 से नीचे आ रहा है एंड ये पानी V2 से बाहर जा रहा है। तो अब मैं अगर बर्नौली लगाऊँ तो बर्नौली के हिसाब से क्या होना चाहिए? बर्नौली इक्वेशन, पहले तो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब बर्नौली इक्वेशन लिखता हूँ मैं, P1 प्लस, इसको बेस मान लेते हैं ना अपन, तो एक mgh वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसको बेस हाइट जीरो हाइट मान लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही रिलेटिव होगी। तो इसका रो जी h हाइट है, h हाइट तो लॉ में भी था ना, लिखना भूलिए मैं, रो जी h प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये ऊपर वाले पॉइंट पे ये लिख दिया मैंने बर्नौली इक्वेशन के लिए। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P2 रो जी एच जीरो हो गया उसका, क्योंकि इसके रिलेटिव हमने हाइट ली थी, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें V1 और V2 के बीच में रिलेशन पता है, तो हम अब V1 को हम अभी डाल देते हैं। V1 तो V1 क्या आ जाएगा? A2 V2 बाई A1, A2 V2 बाई A1, ये आ गया V1। तो हम उसको वहाँ पे डाल देते हैं। V1 स्क्वायर था तो A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये हमने V1 सब्सटीट्यूट कर दिया, V2 स्क्वायर, ठीक है। अब सारे V2 को हमें V2 ही निकालना है ना, तो सारे V2 को एक साइड लाओ, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड डालो एंड उसके बाद कैलकुलेशन। उसके बाद तो मैथ से बची, अब फिज़िक्स का तो बहुत रोल बाकी नहीं है। इस टर्म को मैं इस तरफ लिखता हूँ नेगेटिव करके, हाफ, इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं हाफ रो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो V2 को कॉमन लिख लेते हैं ना, दिस ऑल ऑफ V2 स्क्वायर। ये यहाँ से इस टर्म को गायब करो, देन P1 माइनस P2 लिख देते हैं। P2 को इस तरफ ले गया, P1 माइनस P2 ये ऐड कर दिया। तो ये इक्वेशन बची हमारे पास फाइनली। अब ये इसमें हाफ रो को कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस ये हाफ रो आ गया बाहर, मतलब रो बाई 2, ये चीज़ हो गई। अब इस मतलब बाकी पूरी मैथ्स भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर चले गया, 2 रो जी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। ये रो बाई 2 था तो इस तरफ ऊपर जाने के बाद 2 बाय रो हो जाएगा। 2 सबको रो से डिवाइड करूँगा तो ये रो जी एच का रो कट जाएगा, यहाँ पे नीचे रो आ जाएगा, ये आ गया। देन दिस होल थिंग
बाय 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये मैथ्स करने के बाद पूरा आ गया। अब इस चीज़ को हम अच्छे से लिख देते हैं। V2 इज इक्वल टू अंडर रूट। तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पूरा बोर्ड साफ। 2GH की एक टर्म आ रही है प्लस 2P1 माइनस P2 बाय रो, ये एक टर्म आई, ये होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। अब ये चीज़ें थी क्या, वापस से डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे प्रेशर P1, ये एरिया A1, ये V1 नीचे, ये A2, V2 एंड P2 था। अब अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पड़ा है एंड ऊपर से लिड खुला हुआ है, ऊपर से लिड खुला हुआ है तो क्या होगा, P1 और P2 दोनों PA के बराबर हो जाएंगे। PA इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 माइनस P2 वाली टर्म चल जाएगी एंड ये होल अंडर रूट है। एंड अगर A1 इज़ मच लार्जर देन A2 तो A1 स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा होगा A2 से। अगर A1 और A2 में 10 का डिफरेंस, 10 का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, मतलब A1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ A2 है, तो A1 स्क्वायर 100 टाइम्स ऑफ A2 होगा। तो ये 1/100 मतलब 0.01 हो जाएगा। तो 1 के कंपेयर में ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये भी कट जाएगा। तो अगर ये ऊपर से ओपन है एंड ये एरिया बहुत ज़्यादा है तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। वेलोसिटी क्या बची, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, जो लॉ के अकॉर्डिंग आती है। और दूसरा था, अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है एंड यहाँ प्रेशर P2 है, पर अगर एरिया A1 बहुत ज़्यादा है A2 से तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस समथिंग बहुत छोटा, तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग बहुत छोटा, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर हमने बोला था P1 माइनस P2 वाला टर्म, जैसे स्पेस रॉकेट्स के केस में P1 माइनस P2 बाय रो वाला टर्म इस टर्म से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये टर्म हट जाती है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम इस टर्म को। वैसे ये अप्रॉक्सीमेशन था क्योंकि लॉ था, तो उस टाइम पे एकदम एक्यूरेट लॉ से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी एरर आ सकती है क्योंकि लॉ में हम एक्सपेरिमेंटल आंसर्स के बेसिस पे सिर्फ इक्वेशन लिख देते हैं, हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करते। तो ये आ जाएगी इन केस ऑफ क्लोज्ड, ऊपर से क्लोज्ड है, अंदर P1 है, बाहर P2 है एंड एरिया का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तब।